तो आज जो है आप जैसे कि आप सबको पता है कि हमने कल क्या किया था, टैक्स को दो भागों में बांटा था। ठीक है, एक तो आपका क्या हुआ था इनडायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड जो था वो था आपका डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये दो टैक्स के बारे में कल हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। तो आज जो है इन्हीं दो टैक्स जो है ना, उसमें से जो पहला टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर हम क्या करेंगे आज जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपनी समझ बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो टैक्स होते हैं ना, वो टैक्स जो है दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो जैसे कि मैंने आपको बताया है अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, लेकिन एज ए कस्टमर, ग्राहक होने के नाते वो पे करते हैं। ठीक है, हम उसको देते हैं सरकार को, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। प्रमुख रूप से अगर इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो 7 प्रकार के या 8 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, अब इतने सारे जो टैक्स होते हैं अप्रत्यक्ष कर, उसको तो याद नहीं रख सकते ना, तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको पसंद आए। ठीक है, तो छोटा सा फार्मूला क्या है, आप एक शब्द को याद रखना, एक्सक्यूज मी, SSG। ठीक है, एक्सक्यूज मी, SSG, इस फार्मूले को याद रखना। इसमें आपको जो प्रमुख 8 प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर है ना, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक, कौन कौन सा हो गया, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो EX है यहाँ पर। तो EX का मतलब हुआ, ये आपका हुआ कौन सा, एक्साइज। ठीक है, एक्साइज। तो एक्साइज का मतलब क्या होता है, एक्साइज का मतलब होता है उत्पादन कर। तो उत्पादन कर, एक्साइज, EX का मतलब हुआ एक्साइज मतलब उत्पादन कर। इसके बाद जो CU है, ठीक है, इस CU का मतलब क्या हुआ, कस्टम टैक्स। ठीक है, कस्टम टैक्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरी आवाज अगर आपको आ रही होगी तो समझ जाएंगे आप। इसके बाद जो SE है ना, तो SE का मतलब क्या हुआ, ये हुआ आपका सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। यहाँ पर जो M है, उस M का मतलब होता है, एक होता है मार्केट टैक्स। ठीक है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब इसके बाद E जो है, वो E का क्या मतलब हुआ, E का मतलब हुआ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट टैक्स, जिसको मैंने कल आपको बताया था मनोरंजन कर। ठीक है, मनोरंजन कर। यहाँ पर जो एक S है, उस S का मतलब क्या हुआ, उस S का मतलब हुआ, एक आपका S का मतलब क्या हुआ, ये हुआ सेल टैक्स। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक S का मतलब हुआ स्टाम्प, स्टाम्प टैक्स। और लास्ट में जो G है ना, इसका मतलब हुआ GST। GST क्या आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी बच्चा हाँ या ना। हाँ, चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपका एक्साइज, तो एक्साइज टैक्स का मतलब होता है उत्पादन कर, ये हो गया आपका उत्पादन कर। ठीक है, कस्टम टैक्स, इसको हिंदी में बोला जाता है सीमा शुल्क। जब विदेशों से हम किसी सामान को मंगाते हैं ना, तो हमें कस्टम टैक्स देना पड़ता है एयरपोर्ट अथॉरिटी में। इसके बाद सर्विस टैक्स, इसको क्या कहा जाता है, सेवा कर, ये आपका हो गया सेवा कर। ठीक, इसके बाद मार्केट, तो वैल्यू एडेड टैक्स इसको कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य संवर्धित कर इसको बोलते हैं वैट। इसके बाद है एंटरटेनमेंट, इसको मैंने क्या कहा, मनोरंजन कर, मनोरंजन कर। और ये हुआ सेल टैक्स, इसको बोला जाता है बिक्री कर, जो दुकानदार लोग अपने सामान को जो बेचते हैं ना, तो उसके बदले में टैक्स देते हैं। और ये हुआ स्टाम्प, स्टाम्प शुल्क इसको बोला जाता है, जब हम बहुत बड़ी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बहुत महंगी प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं, ठीक है, तो हमें एक स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और ये होता है GST। GST के बारे में बहुत बड़ा कल वीडियो है, थोड़ा सा GST के बारे में मैं कल आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा।
तो आज जो है प्रमुख रूप से हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स में प्रमुख रूप से इन 7-8 प्रकार के जो टैक्स है इसके बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग नोट कर रहे होंगे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष कर में सबसे पहले जो प्रमुख अप्रत्यक्ष कर है इसको हम पढ़ते हैं, जो है आपका उत्पादन कर। तो ये उत्पादन कर क्या होता है? उत्पादन कर, जब एक उद्योगपति, ठीक है, या एक बिजनेसमैन जो है अपने किसी कारखाने में या किसी फैक्ट्री में जब किसी वस्तु का निर्माण उस उद्देश्य से करता है जिससे उसे लाभ की प्राप्ति हो या वो बेच सके, उसको बिक्री के उद्देश्य से किसी वस्तु का जब उत्पादन जब करता है ना, तो उत्पादन करने के बदले वह गवर्नमेंट को एक शुल्क देता है, एक टैक्स देता है। इसी को कहा जाता है उत्पादन टैक्स, उत्पादन कर या उत्पादन शुल्क। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स, एक्साइज टैक्स या एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज टैक्स या एक्साइज ड्यूटी क्या हो गया? हर वह जो चीज जो कारखानों में बनती है, ठीक है, अलग अलग उसका कैटेगरी निर्धारित किया गया है जिसमें बहुत सारी जो चीजें हैं उसको उत्पादन कर से मुक्त रखा गया है। अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स का जो निर्धारण है वो होता है। ठीक है, तो हमें एक लाइन में समझना है कि उत्पादन कर वो देता है जब कोई उद्योगपति अपने कारखाने में बिक्री के उद्देश्य से किसी वस्तु का उत्पादन करता है। ठीक है, देता वो उद्योगपति है सरकार को, लेकिन इसका जो भार है वो अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों को ही पड़ती है ना, ग्राहक को ही अप्रत्यक्ष रूप से उसका शुल्क देना पड़ता है। उसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, अगर आपको उदाहरण समझना है तो मेरे को बताना, फिर दूसरे तरह से उदाहरण में बताऊंगा। मान लो मैं एक कारखाने का कोई मालिक है, कारखाने का मालिक जो है एक गाड़ी बनाता है। ठीक है, उस गाड़ी की वास्तविक जो कीमत है, मतलब बनने के बाद वास्तविक कीमत उस गाड़ी की बनने के बाद कितना होता है, ये मान के चलिए, एक उदाहरण के लिए लेते हैं 2 लाख। ठीक है, गाड़ी की कीमत कितनी हो गई? 2 लाख। ठीक है, अब उस 2 लाख में उस 2 लाख में उसको प्रोडक्शन टैक्स देना है, मतलब उत्पादन कर देना है। ये उत्पादन कर जो है 20 से 30% हो सकती है, 20 से 30%। तो अगर हम मान के चलते हैं, एक उदाहरण मान के चलते हैं कि इसका उत्पादन कर उसने कितना दिया, उत्पादन कर उसने दिया 20% गवर्नमेंट को। ठीक है, 20% दिया, तो 2 लाख का 20% कितना होगा? 10% 20,000 होगा और 20% होगा 40,000। ठीक है, इस चीज को समझना आप। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 40 लाख। ठीक है, उत्पादन कर उसने कितना दिया टैक्स के रूप में? सरकार को 40,000 दिया। अब उस गाड़ी की कीमत कितनी हो गई? वास्तविक कीमत उसकी थी 2 लाख रुपए पूरा बनने के बाद। ठीक है, एक उदाहरण में बता रहा हूं, छोटी गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो 40,000 उसने उत्पादन कर दिया गवर्नमेंट को, तो गाड़ी की कीमत कितनी हो गई? लगभग 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 इस गाड़ी की कीमत हो गई। अब ये जो उद्योगपति है ना, उद्योगपति या किसी भी बिजनेसमैन का व्यापार का प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, बगैर लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार नहीं करता। तो अगर 40,000 रुपए उसने गवर्नमेंट को दिया है, ठीक है, तो खैर वो तो वसूल कर ही लेगा ग्राहकों से, लेकिन वो थोड़ा बहुत लाभ भी तो कमाएगा ना, लाभ कमाएगा वो, है ना, एक गाड़ी के पीछे थोड़ा बहुत तो लाभ कमाएगा। तो अगर हम उस लाभ को मान के चलते हैं कि एक गाड़ी के पीछे उसने लाभ कितना कमाया? 10,000 का लाभ उसने कमाया। ठीक है, तो अब देखिए गाड़ी की कीमत कैसे बढ़ गई। अब इस गाड़ी की कीमत कितनी हो गई? 2 लाख ये हो गया, 40,000 उसने टैक्स दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, तो 2,40,000 हो गया टोटल। अब 10,000 वह क्या लाभ कमाना चाहता है अपनी एक गाड़ी के पीछे, तो इस गाड़ी की कीमत कितनी हो गई? लगभग 2.5 लाख रुपए हो गई। ठीक है, ये 2.5 लाख रुपए हो गई। ठीक, अब जब एक व्यक्ति जो है या कोई कार डीलर जो है इस गाड़ी को जब खरीदेगा, ठीक है, या कोई दुकानदार इस गाड़ी को खरीदेगा चाहे ताकि वो दूसरे को बेच सके,
तब इस गाड़ी को वह कितना रुपया दे के खरीदेगा? 2,50,000 रुपया देकर उस गाड़ी को खरीदेगा। जबकि गाड़ी की वास्तविक मूल्य कितना है? वास्तविक मूल्य है आपका 2 लाख रुपए। वास्तविक मूल्य कितना? 2 लाख रुपए। उसने सरकार को 20% टैक्स दिया। 20% टैक्स देने पर गाड़ी की कीमत कितनी हो गई? 2,40,000। वो जो है 10,000 लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, तो गाड़ी की कीमत कितनी हो गई? 2.5 लाख। तो ये जो गाड़ी की कीमत है ना, इसको कहा जाता है फैक्ट्री प्राइस, फैक्ट्री मूल्य कहा जाता है। देखिए गाड़ी की प्राइस जो है फैक्ट्री मूल्य कितना हो गया आपका? 2,50,000। अब देखिए उत्पादन टैक्स कौन देगा? उत्पादन टैक्स, ठीक है, उत्पादन कर 40,000 तो उद्योगपति जो है वो दे दिया सरकार को, लेकिन इस 40,000 को इस गाड़ी में तो ऐड कर दिया ना उसने, गाड़ी में ऐड किया है उसने, तो गाड़ी में ऐड करने के बाद तो 2,40,000 हो गया। अब इस गाड़ी को मान लो कोई व्यक्ति जो है, कोई ग्राहक अगर कंपनी से डायरेक्ट जाकर लेता है, उस फैक्ट्री से डायरेक्ट जाकर लेता है, तब भी जो गाड़ी है वो गाड़ी उसको कितने में पड़ेगी? वो गाड़ी उसको 2.5 लाख में पड़ेगी, 2.5 लाख में, ठीक है। 2.5 लाख में 40,000 और 10,000 जो है ये केवल उद्योगपति का मुनाफा है। तो इसको कहा जाता है उत्पादन कर, जो उद्योगपति ने गवर्नमेंट को दिया है ना, उत्पादन टैक्स के रूप में, उत्पादन कर के रूप में। लेकिन इसका जो भार है वो भार किसको पड़ता है? ग्राहकों को ही पड़ता है। लेकिन उस ग्राहक को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मैं सरकार को या गवर्नमेंट को जो है ना किसी प्रकार से टैक्स दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्पादन कर। उत्पादन कर समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ूं? चलिए, ये अगर समझ में आ गया तो दूसरा हम पढ़ते हैं, इसी में से रिलेटेड करके हम पढ़ते हैं एक सेल टैक्स, जिसको बिक्री कर कहा जाता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है बिक्री कर। तो ये बिक्री कर क्या हुआ? ठीक है, उत्पादन कर तो आप सबको समझ में आ गया। उत्पादन कर मतलब उद्योगपति जो है सरकार को पैसे देती है, लेकिन उद्योगपति अपने जेब से सरकार को पैसे नहीं देती, बल्कि उस पैसे को भी वह किससे वसूल कर लेती है? ग्राहकों से वसूल कर लेती है। अप्रत्यक्ष कर का ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है और सबसे पहला प्रकार है। दूसरा होता है बिक्री कर, ठीक है। अब एक बिक्री कर क्या चीज हुआ? तो बिक्री कर का मतलब है जब एक दुकानदार अपने यहाँ किसी वस्तु को जब बेचता है, ठीक है, तो उसको बेचने के बदले में ना सरकार को क्या करना पड़ता है? एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित प्रतिशत राशि जो है सरकार को देना पड़ता है। इसको कहा जाता है बिक्री कर, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेल टैक्स, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? सेल टैक्स। सेल टैक्स हमेशा एक दुकानदार देता है, क्योंकि वह क्या कर रहा है? वस्तु को बेचकर वह लाभ कमा रहा है। तो लाभ कमाने के बदले क्या कर रहा है? वह गवर्नमेंट को एक हिस्सा, लाभ का एक हिस्सा सरकार को दे रहा है। इसी को कहा जाता है सेल टैक्स या बिक्री कर, ठीक है। अब देखिए बिक्री कर को हम यहीं से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फैक्ट्री से कोई दुकानदार है या शोरूम वाला है ना, उस कार को क्या करता है? वो अपने दुकान में या अपने शोरूम में लाकर बेचना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? 2.5 लाख की वो गाड़ी लाएगा, 2.5 लाख में सौदा करेगा, ठीक है। अब मान के चलो ये जो इसका जो कारखाना है वो हरियाणा है, मान के चलो हरियाणा में है, और उसको कहां पर लाना है? उसको लाना है छत्तीसगढ़ में लाना है या भिलाई में कहीं पर लाना है, ठीक है। तो हरियाणा से छत्तीसगढ़ लाने के लिए तो भी बहुत सारे चार्ज लगेंगे। सबसे पहला तो आपका परिवहन चार्ज लगेगा, ठीक है। परिवहन चार्ज लगेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ से रायपुर या हरियाणा की दूरी जो है बहुत दूर है। तो ये मान के चलो अगर वो परिवहन चार्ज के रूप में सिंपल सी बात करते हैं, परिवहन चार्ज के रूप में उसने कितना लिया? 5,000 रुपया परिवहन चार्ज के रूप में लिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो, ठीक है। अब जब गाड़ी बाहर से जब आती है ना, तो उसके साथ साथ कुछ कागजात भी आते हैं, जिसको हर राज्य के सीमा में दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है बिल्टी कहा जाता है, ठीक है। जब भी हम गाड़ी मंगाते हैं, चाहे 2 व्हीलर मंगाए, चाहे 4 व्हीलर मंगाए, या कोई इंपॉर्टेंट चीजों को जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब भेजा जाता है ना, तो क्या किया जाता है? एक बिल्टी दी जाती है। बिल्टी मतलब एक प्रकार से अनुमति पत्र होता है कि सामने वाले व्यक्ति को हमने गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की अनुमति दी है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा शुल्क देना पड़ता है। तो ये शुल्क मान के चलिए ये भी हो गया आपका 5,000, ठीक है। 5,000 हो गया। तो 5 कितना हो गया? यहाँ पर 10,000,
ठीक है, परिवहन चार्ज और बिल्टी के रूप में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा या तो दुकानदार देगा या तो फिर वो कारखाने का जो मालिक है वो अपने गाड़ी को भेजने के लिए देगा। लेकिन जनरली होता क्या चीज है, एक दुकानदार जब गाड़ी मंगाता है ना तो वो परिवहन चार्ज के रूप में उसमें ऐड कर देता है, मतलब वो खुद देता है। ठीक है, नहीं देगा तो इससे वसूल होगा, और इससे जब वसूल होगा तो इसकी जो रेट है वो 2,60,000 हो जाएगी। ठीक है, तो समझिए अब गाड़ी जो है छत्तीसगढ़ में कितने में आई, फैक्ट्री में वो गाड़ी की कीमत जो है वो कितनी है, 2,50,000। 10,000 जब एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर ना तो उस गाड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, 2,60,000। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कम ज्यादा होगा तो समझ जाना भैया। ठीक है, तो 2,60,000 इस गाड़ी की कीमत हो गई छत्तीसगढ़ में आने के बाद। ठीक है, वो दुकान में बस खड़ी है। ठीक है, अब दुकानदार क्या करेगा, इस गाड़ी को ना बेचने से पहले या बेचने के बाद गवर्नमेंट को एक और टैक्स देगा, क्योंकि इस गाड़ी को वह बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है तो उसका एक हिस्सा जो है वो सरकार को देगा। ठीक है, जिसको बिक्री कर कहा जाता है, ये सेल टैक्स कहा जाता है, या इस गाड़ी को बेचने के बदले उसको शुल्क देना पड़ता है, इसको भी बिक्री कर या सेल टैक्स कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो गाड़ी 2.5 लाख की थी यहाँ 2,60,000 की आ गई है। ठीक है, अभी बिक्री कर उसने दिया नहीं है, अब बिक्री कर वो सरकार को देगा। बिक्री कर के रूप में मान के चलिए 10% वो सरकार को बिक्री कर देता है, तो 2,60,000 का 10% अगर हम देखें तो कितना होगा बताइए, लगभग 26,000 है ना। 26,000 तो होगा क्या, 10% ये होगा आपका 26,000। ठीक है, तो 2,60,000 की कीमत की गाड़ी है, उसने बिक्री कर कितना दिया, 10% बिक्री कर दिया। बिक्री कर देने के बाद इस गाड़ी की कीमत कितनी हो गई, इस गाड़ी की कीमत लगभग 2,86,000। ठीक है, 2,86,000 के आसपास हुआ, तो इसकी कीमत हो गई 6,2,86, 10,000 लाख, 2,86,000 हो गया। बिक्री कर पटाने के बाद ये इसकी कीमत कितनी हो गई, 2,86,000। ठीक है, अब चूंकि भैया उसने क्या किया है, 26,000 रुपए तो उसने सेल टैक्स दिया है ना, तो सेल टैक्स तो खैर उसने निकाल दिया इस गाड़ी में, लेकिन एक दुकानदार भी तो लाभ कमाना चाहेगा। एक दुकानदार का भी तो यही उद्देश्य होगा ना कि वो लाभ कमाए। तो लाभ कमाने के लिए वो क्या करेगा, एक छोटा सा एक उदाहरण लेके चलते हैं कि चलो 4,000 वो बस लाभ कमाना चाहता है, ज्यादा नहीं कमाना चाहता, 4,000 बस वो लाभ कमाना चाहता है। तो इस गाड़ी की कीमत अब कितनी हो गई, इस गाड़ी की कीमत हो गई लगभग 2,90,000 रुपए। ठीक है, 2,90,000 रुपए बिक्री कर। जब एक ग्राहक जो है वो ग्राहक जब गाड़ी खरीदने के लिए आएगा ना तो गाड़ी की कीमत वो कितना बताएगा, 3 लाख रुपए बताएगा कि भैया ये गाड़ी जो है आपको शोरूम प्राइस 3 लाख रुपए पड़ेगा। ठीक है, 3 लाख का मतलब क्या हुआ, क्योंकि पता है ग्राहक जो है ना वो हमेशा कम ज्यादा करवाएगा ही। हमारी आदत होती है कि हम जो भी सामान खरीदते हैं ना उसमें कम ज्यादा करवाते हैं। तो 2,90,000 तो एक्चुअल उसकी प्राइस है, लेकिन वो 3 लाख 3.25 लाख बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि ग्राहक 10-5,000 तो कम करवाता ही है। तो वो क्या करेगा, 3 लाख में गाड़ी को देगा। ठीक है, 3 लाख में गाड़ी को देगा। तो ग्राहक को गाड़ी की प्राइस कितनी पड़ गई, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख। ये केवल एक्स शोरूम प्राइस कहा जाता है। एक्स शोरूम प्राइस का क्या मतलब होता है, अगर गाड़ी खड़ी गाड़ी है सिंपल, उसमें ना आईना लगा हुआ है, ना सीट कवर लगा हुआ है, ना और अन्य एसेसरीज लगी हुई है, उसको शोरूम कीमत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दुनिया भर का हम उसमें डलवाते हैं। जैसे आप साइकिल खरीदने जाएंगे ना तो सिंपल साइकिल जो है 35 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, आज के जमाने में अगर देखा जाए तो, लेकिन हम कैरियर डलवाते हैं पीछे में 50-60 रुपए 200 रुपए उसका लगता है। फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक में स्पेशल कुछ चीजें और डलवाएंगे, उसमें ग्रिपर वगैरह डलवाएंगे, पैडल है उसमें कोई सजावटी सामान डलवाएंगे, टायर में कोई सजावटी सामान डलवाएंगे, घंटी लगवाएंगे, ताला लगवाएंगे, चेन कवर अच्छे से लगवाएंगे। तो 3500 की जो साइकिल है वो हमें लगभग 4,000 की पड़ जाएगी। ठीक है, तो यही चीजें होती है। शोरूम प्राइस का मतलब है यह है कि गाड़ी में इसके अलावा आप जो डलवाएंगे उसका अलग खर्च लगेगा, लेकिन गाड़ी जो है वो आपको 3 लाख रुपए में पड़ेगी। ठीक, अब देखिए यही गाड़ी जो है कंपनी में 2 लाख रुपए मिल रहा था, उत्पादन कर किसने दिया, उस कारखाने के मालिक ने दिया, लेकिन उसको हम पटाएगा कौन, उसको हम ग्राहक पटाएंगे, ग्राहक देंगे। तो ये तो उत्पादन कर में भी हम 4,000 रुपए पटा रहे हैं, 40,000 रुपए पटा रहे हैं, और यहाँ पर सेल टैक्स के नाम पर भी 26,000 रुपए हम पटा रहे हैं। ठीक है, इसको भले ही वह दुकानदार ये बोलता है कि हमने दे दिया गवर्नमेंट को एज ए टैक्स दिया, सेल टैक्स, लेकिन इसका भार जो है ग्राहक को ही देना पड़ता है।
क्योंकि जब 3 लाख रुपए की जब हम गाड़ी खरीदेंगे ना, तो 3 लाख रुपए की जो गाड़ी है वो 3 लाख रुपए की गाड़ी के साथ साथ हम जो 26,000 रुपए उसको भी दे रहे हैं, हम ही देते हैं। जो उत्पादन कर है उसको भी हम ही देते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन ये अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, डायरेक्ट हम नहीं दे रहे उनको, हम अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक उत्पादन कर हो गया और हो गया बिक्री कर। ठीक है, ये दो चीज आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब इसके बाद एक तीसरा हम पढ़ते हैं वैट। तीसरे प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसको कहा जाता है वैट। ठीक है, हालांकि ये जो वैट होता है मूल्य संवर्धित कर इसको कहा जाता है। ये वैट हमको डायरेक्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये टैक्स कब लिया जाता है, जब एक दुकानदार, एक सेलर जो है वह गवर्नमेंट को एक निश्चित राशि दे देता है। ठीक है, मान लो उसने 10,000 या 26,000 रुपए दिया उसने गवर्नमेंट को, लेकिन गाड़ी बेचने के बाद ये क्या कर रहा है, ये 2,90,000 की गाड़ी को ना 3.5 लाख रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 3.5 लाख, तो दुकानदार का मुनाफा तो बहुत ज्यादा हो गया ना। ठीक है, तो इस मुनाफे को उसके साथ उस कंपेयर किया जाता है जो उसने पहले सरकार को दे दिया है। ठीक है, अगर सरकार को दी हुई राशि और उसके द्वारा बेचे जाने वाली राशि में बहुत ज्यादा जब अंतर हो जाता है ना, तो उसके अनुपात के मुताबिक इस बिक्री ये जो आपको दुकानदार है उसको एक और हिस्सा जो है सरकार को टैक्स रूप में देना पड़ता है। इसको कहा जाता है वैट, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य संवर्धित कर। ठीक है, तो इसके बारे में खैर हमें ज्यादा जानना नहीं है क्योंकि हमसे ज्यादा रिलेटेड नहीं है। सीधी सी बात है, अगर मैंने सरकार को 5 रुपए दिया और मेरे को 25 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मुझे सरकार को 5 या 10 रुपए और देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज होती है वैट। ठीक, 3 प्रकार के हमने इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर को जान लिया। चौथा प्रकार का जो टैक्स है वो होता है आपका सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्विस टैक्स, इसको मिटा दूं मैं आप सर्विस टैक्स क्या है। ठीक है, सर्विस टैक्स को हिंदी में बोला जाता है सेवा कर। ठीक है, सेवा कर जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रही है, सेवा कर का मतलब क्या हो सकता है। सेवा कर का मतलब है कुछ संस्थानें जो होती है ना, या कुछ संस्थान जो होती है वो आम ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, उन सेवा प्रदान करने के बदले में वो कुछ राशि जो है वो ग्राहक से लेती है, और कुछ हिस्सा जो है उस राशि का कुछ हिस्सा जो है वो किसको देती है, गवर्नमेंट को देती है, सरकार को देती है। इसको कहा जाता है सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्विस टैक्स में क्या क्या चीजें शामिल होती है, जैसे कि सर्विस टैक्स की अगर मैं बात करूं, कभी आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना, तो बड़े बड़े शहरों में आप रूम बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं। ठीक है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, अगर आप कहीं बाहर गए, ताजमहल देखने चले गए, दिल्ली आगरा घूमने चले गए, वृंदावन वगैरह चले गए, तो भैया आप रहोगे कहाँ, वहां पर आपको रहने के लिए जगह तो चाहिए ना। ठीक है, तो आप क्या करते हो, होटल बुक करते हो। होटल की 24 घंटे की प्राइस जो है 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1400 रुपए, 1500 रुपए, 1000 रुपए ऐसे रहता ही है। ठीक है, ये तो आपका रूम का चार्ज हो गया। इसके अलावा आपको उस रूम में रहने के लिए ना सर्विस टैक्स भी देना पड़ता है, एक सेवा कर भी देना पड़ता है। ठीक है, वो 3%, 4%, 1%, 2% कुछ भी हो सकता है। मान लो 2% की अगर मैं बात करता हूं, तो मान के चलो कि 200 रुपए आपको सर्विस टैक्स जो है वो देना पड़ेगा उस होटल वाले को 1 दिन के लिए। ठीक है, आप 5 दिन रहोगे तो 5,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा 24 घंटे के लिए। ठीक है, और साथ ही सर्विस टैक्स के नाम पर आपको 500 रुपए जो है एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा होटल वाले को। ठीक है, अब उस 500 का कुछ परसेंट जो है गवर्नमेंट को देगा और होटल वाले जो है और कुछ परसेंट अपने पास रखेंगे। ये होता है सर्विस टैक्स। होटल की अगर मैं बात करूंगा, अगर आप 3 स्टार होटल या 5 स्टार होटल में अगर आप खाने के लिए भी जाएंगे ना, तो आप जितने का खाएंगे वो तो उसका पैसा तो आप पे करेंगे ही करेंगे, साथ में उस होटल का सर्विस टैक्स भी आपको पे करना होगा, सर्विस टैक्स भी देना होगा। मान लो आप जाके खा लिए, किसी रात में डिनर कर लिया, मान लो 1500 रुपए का आप खाना खाए विद फैमिली, अगर गए परिवार के साथ गए 1500 रुपए का या 2000 का, तो 2000 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। साथ में उसका जो सर्विस टैक्स होगा उस सर्विस टैक्स को भी उस होटल में पे करना होगा, उस होटल में देना होगा। और 10-20 रुपए जो आप वेटर को दे देते हैं टिप के रूप में, वो अलग है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आप अपने हिसाब से दे रहे हो। लेकिन होटल आपको
एसी प्रोवाइड करवा रहा है, होटल आपको पंखा प्रोवाइड करवा रहा है, होटल आपके लिए खाने की व्यवस्था कर रहा है, तो इस सर्विस के बदले आपको उसको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, बैंकों में लॉकर सुविधा होती है, लॉकर, ठीक है, जहां हम अपने सोना चांदी को रखते हैं, तो बैंक इसके लिए भी सेवा कर के रूप में कुछ टैक्स आपसे वसूल करती है। ठीक है, सर्विस टैक्स के नाम पर। इसके अलावा जो एटीएम हम यूज करते हैं, एटीएम में एक निश्चित ट्रांजैक्शन होने के बाद, है ना, सर्विस टैक्स के नाम पे उस बैंक को भी हमें पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ संस्थान या कुछ संस्था हमारे लिए सेवा देने का काम करती, सर्विस देने का काम करती, तो बदले में वो हमसे कुछ पैसा लेती है। ठीक है, इसको कहा जाता है सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्विस टैक्स के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एक सबसे महत्वपूर्ण और एक टैक्स है, ठीक है, जिसको कहा जाता है कस्टम टैक्स। इसको कहा जाता है सीमा शुल्क। अब एक कस्टम टैक्स क्या है? कस्टम टैक्स जो होता है ना, जब अगर हम दो प्रकार के काम होते हैं यहाँ पर, अगर हमारे देश में, ठीक है, कोई वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता, चाहे हमारे मशीनरी उतनी अच्छी नहीं है, हमारे वैज्ञानिक उतने अच्छे नहीं है, हमारे लेबर उतने अच्छे नहीं है जो किसी मशीन का उत्पादन कर सके, तब बहुत सारे मशीनों को हमें विदेशों से मंगानी पड़ती है, विदेशों से आयात करनी पड़ती है, क्योंकि वो मशीनें हमारे भारत देश में नहीं बनती। ठीक है, तो वो बाहर से आती है, इंपोर्टेड टाइप की मशीन होती है, महत्वपूर्ण मशीनें होती है। तो जब हमारे देश की सीमा में जब आती है ना, तो ये हमें एक निश्चित राशि जो है वो सरकार को देनी पड़ती है। चूँ भले उसको सरकार ही क्यों नहीं मंगाया है, उसमें रियायत भले हो सकता है, एक आम पब्लिक अगर कोई वस्तु लाए और सरकारी तौर पर कोई वस्तु आए, उसमें रियायत भले हो सकती है, लेकिन टैक्स सरकार को भी पटानी पड़ती है और वो सरकार के पास ही जाती है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो अगर मान लो लाखों करोड़ों की अगर कोई मशीन जो है वो हमारे भारत देश में आई है, तो उसको भी कस्टम टैक्स देना पड़ता है, सीमा शुल्क देना पड़ता है। सीमा शुल्क जो है 3% से लेकर के 15% तक अलग अलग हिस्से में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मान के चलिए एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ कोई मशीन आई है, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, उसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए है, उसकी कीमत है 50,000। ठीक है, मशीन हमारे यहाँ आई है, उसकी कीमत है 50,000 रुपए। इनकम टैक्स सॉरी, ये जो कस्टम टैक्स वाले हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी में वो रहते हैं, मान लो उसने 30% की राशि के दर पर 15,000 रुपए उसने क्या किया, 15,000 रुपए उसने एक कस्टम टैक्स लिया, है ना, 15,000 30% के दर पर 15,000 उसने कस्टम टैक्स लिया। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 50, 10, 60 और 65,000 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस मशीन की कीमत कितनी हो गई? 50 से लेकर 15,000 जब वो उसने कस्टम टैक्स डाला तो इसकी कीमत होगी 65,000 रुपए। ठीक है, अब 65,000 रुपए वो वस्तु जो है वो वहां पर एयरपोर्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये 65,000 की वस्तु जो है वो अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग राज्यों में बिकने के लिए जाएगा। ठीक है, तो बिकने के लिए जब जाएगा तो फिर वही प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा, फिर वही प्रक्रिया आपकी चालू हो जाएगी कि भैया यहाँ पर बिक्री कर लगेगा, सेल टैक्स लगेगा, सेल टैक्स 65,000 का 10%, फिर से आपको 6,500 रुपये उसका सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो 65,000 में आप फिर 6,500 रुपये उसमें डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? जितना भी हो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो 10% क्या है वो 65 का एक उदाहरण एग्जांपल मान के चलते हैं, कुछ भी हो, 80,000 रुपये मान के चलिए हो गया। मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट फिगर क्या आएगा, इस चीज को आप समझ जाइए। जब दुकान में बिकने के लिए आएगा तो 10% बिक्री कर लगेगा, दुकानदार जो है बिक्री कर देगा। तो 65,000 का 10% हुआ आपका 6,500 रुपये। 6,500 रुपये में कुछ और अपना ऐड करेगा, तो टोटल उस मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी? 80,000 रुपये उस मशीन की कीमत हो जाएगी। और जब ग्राहक जब देगा ना, तो ग्राहक जो है वो कस्टम टैक्स का भी पैसा वो स्वयं से देगा और सेल टैक्स का पैसा भी वो स्वयं से देगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक आदमी विदेश घूमने गया, ठीक है, उस विदेश में उसको कोई चीज बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आया। वो भारत देश में जो है ना, वो भारत देश में ऐसा जो मशीन है वो नहीं मिलता। तो 50,000 रुपए उसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर पड़ी। ठीक है, लेकिन कस्टम टैक्स के रूप में उसको तो देना ही होगा ना 15,000। कस्टम टैक्स तो 15,000 है ही, 30% तो है ही। ठीक है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को उस मशीन के बदले 15% देने के बाद वो 65,000 में वो वस्तु जो है वो उस व्यक्ति की हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बिक्री कर तो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति पर्टिकुलर अपने लिए लाया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सेवा कर देख लिया, सर्विस टैक्स, और उसके बाद कस्टम टैक्स।
और आपका कौन सा टैक्स बच गया? मनोरंजन, है ना, इंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये इंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है? इंटरटेनमेंट टैक्स मतलब मनोरंजन कर। सिंपल सी बात है, जब हम किसी माध्यम से अपना मनोरंजन करते हैं ना, चाहे वो फिल्म देखकर अपना मनोरंजन करें, चाहे वो डांस देखकर हम अपना मनोरंजन करें, चाहे हम क्रिकेट मैच देखकर अपना मनोरंजन करें, चाहे हॉकी का मैच देख के मनोरंजन करें, या किसी भी ऐसे माध्यम जिससे हमारा मनोरंजन होता है, और सामने वाला व्यक्ति जो है ना, वो इसके लिए टिकट लगाता है कि भैया आप टिकट देखकर ही आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, चाहे टीवी देखो, पिक्चर देखो, चाहे क्रिकेट मैच देखो, चाहे कोई भी मैच देखो, आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो जब आप टिकट लोगे ना, तो टिकट की प्राइस मान लो 500 रुपए होता है। टिकट की प्राइस अगर मान लो 500 रुपए है, तो ये मान के चलिए कि 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए जो है, ठीक है, वो आपका इंटरटेनमेंट टैक्स है, मतलब मनोरंजन कर है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, मनोरंजन के नाम पर, मतलब आप अपना मनोरंजन करने ही जा रहे हैं ना, तो ये जो चीजें हैं आपको मनोरंजन कर के रूप में गवर्नमेंट को भी एक टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इसको भी हम नहीं जानते, हम तो 500 रुपए का टिकट ले लेते हैं या 200 रुपए का टिकट ले लेते हैं, फिल्म देखने चले जाते हैं, लेकिन हमें पता थोड़ी चलती ये चीज कि इसमें भैया से मनोरंजन कर भी है ना। इस मनोरंजन कर को सिनेमा हॉल वाला देगा या वो व्यक्ति देगा जो खेल ऑर्गेनाइज करवा रहा है, वो खेल जो है जिसको उस खेल को करवाने की जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति सरकार को देगा। ठीक है, तो ये जो होता है वो इंटरटेनमेंट टैक्स कहलाता है। इसके बाद एक और टैक्स है जिसको कहा जाता है, कौन सा टैक्स? स्टाम्प टैक्स। ठीक है, तो स्टाम्प टैक्स क्या है भैया? सबसे पहले समझो स्टाम्प टैक्स का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी बड़े शहरों में, ठीक है, बड़े शहरों में अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे हम बंगला खरीदे, चाहे हम बहुत बड़ा एक मकान खरीदे, चाहे हम बहुत बड़ा जमीन खरीदे, ठीक है, तब क्या होता है, हमें उसके लिए ना सरकार को, वो तो खैर उसका तो पैसा देना ही पड़ता। मान लो 1 करोड़ रुपए है उसकी प्राइस जो है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की प्राइस की हम एक बंगला खरीद रहे हैं, चाहे हम एक जमीन खरीद रहे हैं, तो इसके बदले में सरकार को भी हमें क्या करना पड़ता है, एक राशि देनी पड़ती है। ठीक है, वो राशि जो है ना स्टाम्प राशि कहलाती है, स्टाम्प शुल्क कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मतलब पैसे से एक बहुत बड़ा एक जमीन खरीदा, बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी खरीदा है। ठीक है, तो जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सरकार को, है ना, सरकार को क्या है, एक राशि देनी पड़ती है। रजिस्ट्री अलग है, ठीक है, रजिस्ट्री अलग। स्टाम्प जो टैक्स होता है वो 4 से लेकर के 6% होता है, 4 से 6% जो है वो स्टाम्प टैक्स होता है। लेकिन जो रजिस्ट्री मैं बोल रहा हूँ वो रजिस्ट्री 0.1 से 0.5% जो है वो रजिस्ट्री देनी पड़ती है। हम बोलते हैं ना छोटे छोटी जो जमीन वमीन होती है उसके लिए हम रजिस्ट्री करवाते हैं कि भैया रजिस्ट्री हो गई, पंजीयन हो गया, हमारे नाम पर वो हो गया, तो हम क्या करते हैं, बहुत कम राशि देते हैं कभी कभार। लेकिन जब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होने के नाते हमें ज़्यादा मात्रा में राशि देनी पड़ती है, तब हमें उसके लिए स्टाम्प पेपर में लिख के देना पड़ता है या स्टाम्प का उसमें प्रयोग करते हैं, है ना। वो स्टाम्प 65,000 का, 60,000 का, 70,000 का आता है। तो जो स्टाम्प में जो लिखित रूप में होता है उसी को स्टाम्प शुल्क कहा जाता है या स्टाम्प टैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो चीजें थी वो आपके अप्रत्यक्ष कर था, इन सभी चीजों को हम देते हैं। मैंने आपको एक्साइज बता दिया, कस्टम सर्विस, वैट भी बताया, एंटरटेनमेंट बता दिया, सेल टैक्स, मतलब सब बता दिया। कल जब आप लोग आओगे तो कल हमारी जो क्लास है वो चालू होगी जीएसटी से। आज हर जगह जीएसटी चल रहा है ना, जीएसटी बोलते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस जीएसटी के बारे में कल हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर, जिसको हमें गवर्नमेंट को डायरेक्ट अपने हाथों से देनी पड़ती है। ठीक है, गवर्नमेंट के किसी माध्यम के थ्रू उसको देनी पड़ती है, वो होता है प्रत्यक्ष कर। तो ये था आपका अप्रत्यक्ष कर, जो हमें ना चाहते हुए भी या ना जानते हुए भी हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, आप एक साबुन लेने भी जाते हो, मैंने आपको उदाहरण बताया, एक साबुन लेने भी जाते हो ना, तो आप सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हो। ठीक है, आप एक मंजन भी लेने जाओगे, मतलब दैनिक आवश्यकता की जो भी चीजें हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसको आप खरीदते हो, तो खरीदते ही आप जो है वो सरकार को टैक्स दे देते हो।
ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सब अप्रत्यक्ष कर कहलाती है, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाती है, जिसको हमें नहीं पता होता कि हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ठीक है, तो इतने में आज जितना मैं समझाया हूँ उतने में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया होगा तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछेंगे आप लोग?